हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करेंगे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर लीगल इथिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि एटा जिला, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूम में ऐसा क्या घटित हुआ 1.5-2 दशक पहले, जो आज लॉ स्टूडेंट्स के लिए और लीगल इथिक्स में हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। उसी के बारे में बात करेंगे। वो लिटरली धमकी ही था, टेरराइज करना था, ऐसा हाईकोर्ट का स्टेटमेंट भी था कि समथिंग दैट इज टेरराइजिंग द होल इंसिडेंट। उसके बारे में बात करेंगे, उस केस लॉ को समझेंगे। और इसी केस लॉ में आपको बहुत सारे ऐसे केसेस का भी डिस्कशन मैं करूंगा जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो उसके बारे में रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है। महिपाल सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है, सुप्रीम कोर्ट में 2016 में जाकर डिसाइड हुआ। सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर हुआ क्या था, पहले इस केस को डिस्कस करने से पहले इन्होंने बोला क्या था महिपाल सिंह राणा ने, वो देख लो। तो इससे आपको खुद ही एहसास होगा कि वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नॉट। ठीक है। इन्होंने कहा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जज को उनके कोर्ट रूम में घुसकर कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कंचन सिंह, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जिसको केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां उनके खिलाफ मेरी जजमेंट देने की। ही वॉज अ वेरी रेनॉर्ड एडवोकेट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। बहुत बड़े व्यक्ति थे महिपाल सिंह राणा, बहुत बड़ा नाम था इनके एडवोकेसी की दुनिया में, एटा में। अब इन्होंने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जजमेंट देने की। जिस केस को मैंने आज तक लड़ा, उस केस में किसी भी जज ने आज तक उस केस में मेरे खिलाफ जजमेंट नहीं दिया है। मेरे जूतों को भी पूजा जाता है कोर्ट परिसर में। मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं इतना बड़ा मेरे साथ, मैंने इतने बड़े लोगों के साथ संबंध है, मैंने इतने सारे क्राइम केसेस कर रखे, मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं मेरे ऊपर। अगर आपको चाहूं तो मैं एटा में रहने नहीं दूंगा। इस तरह के बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हो किस तरह का थ्रेटनिंग, टेरराइजिंग स्टेटमेंट दिया गया था महिपाल सिंह राणा के द्वारा एक जज को उनके कोर्ट रूम में घुसकर। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। पहली बार तो इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा ही सेम इंसिडेंट इन्होंने दोबारा भी रिपीट किया था कुछ दिन बाद, जब इनका नंबर नहीं आ रहा था ना पर्टिकुलर केस में, तब भी इन्होंने ऐसे ही थ्रेटन करके ऐसे ही बिल्कुल अंदाज में बात किया था। समथिंग जो बहुत ही ज्यादा बोला जाता है कि अनहेल्दी वर्ड्स था, समथिंग जिसको मोरल टर्पिच्यूड का एग्जांपल माना जाता है, जो आपकी मानसिकता को दिखाता है आप कहीं से भी सुटेबल नहीं हो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ऐसे स्टेटमेंट्स इन्होंने दिया था। अब ये सारा इंसिडेंट हो गया तो डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑब्वियसली हाईकोर्ट को लिखा कि देखो भैया, हमारे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, अब आप हमारे खिलाफ इनके खिलाफ एक्शन लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। हाईकोर्ट में एक केस चला, हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ क्या जजमेंट दिया वो देख लो। हाईकोर्ट ने इनको सिंपली बोला कि आपने जो भी कहा है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री कंटेम्नर का और जो भी फैक्ट्स आपको दिया गया है और जो भी एटा में घटित हो रहा है, उत्तर प्रदेश से एक ऐसा, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए थे, समथिंग दैट आई कांट एक्सप्लेन हियर, बट उन्होंने बोला कि एटा शहर बहुत बड़ा एक एग्जांपल बन के रह गया ऐसे कंटेम्नर्स का, जो बहुत ज्यादा टेरराइज करते हैं, थ्रेटन करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को। तो कैसे कोई काम कर पाएगा। इन्होंने टिपिकली एडवोकेट्स को एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि बहुत सारे केसेज ऐसे आते हैं वहां से, दैट उत्तर प्रदेश के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट बन के रह गया ऐसे एग्जाम्पल्स। इन्होंने हाईकोर्ट ने कहा। अब हाईकोर्ट ने इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बोला कि दैट समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी भी चाहिए। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, दे आर विटनेसिंग डिस्टर्बिंग पीरियड इन मोस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, द एडवोकेट्स और देयर ग्रुप्स एंड बार एसोसिएशन हैव बीन वर्चुअली टेकन ओवर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस टू रैंसम। These advocates even threaten and intimidate the judges to obtain favorable orders. The judicial officers, often belonging to different districts, are not able to resist the pressure and fall prey to these advocates. This disturbs the equilibrium between war and the bench, giving undue advantage and premium to the war. In these extraordinary situations, the High Court can abdicate constitutional duties to protect the judicial officers. ये बातें हाई कोर्ट ने कही, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। आप सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें इसमें कही गई थी कि इस तरह का सिचुएशन हो चुका है दैट कंटेम्नर्स आर ऑन द फ्रीडम, दे कैन डू एनीथिंग, से ऑल द स्टेटमेंट वर मेड बाय द हाई कोर्ट। और इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर बेसिकली महिपाल सिंह राणा को ना ये कहा गया कि आप उस दिन प्रेजेंट थे, आपने सारी बातें कही भी, इसका फैक्ट भी है, अगर आप कह रहे हो कि हम नहीं थे, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। और वैसे भी हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप कोई मेंटल, ऐसा तो है नहीं कि मेंटल इम्बैलेंस से जूझ रहे हो, आपकी मेंटल हालत ठीक नहीं हो, और यू आर कंप्लीटली फ्री, यू आर कंप्लीटली बेल वर्ड्स बोलते हैं ना कि आप कंप्लीटली अपना माइंड में हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर मेंटल स्टेबिलिटी। उसके बावजूद ऐसा स्टेटमेंट देना आपकी ट्रेमेंडस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बताता है, इन्फ्लेटेड ईगो को बताता है। उसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आप ही चैंपियन फॉर द काउज ऑफ द जस्टिस हो एंड वुड नॉट स्पेयर एनी एफर्ट एंड वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ intimidating the judges if he feels the injustice has been done to his client. We found ourselves unable to convince him that the law is above everyone and that even if he is an able lawyer belonging to superior caste, we could still be
बाय द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड डिसेंसी रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एडवोकेट अपीयरिंग इन कोर्ट ऑफ द लॉ। एक्चुअली इसमें कास्टिज्म का एंगल भी आया था बाद में, तो सारी बातें इसमें कही गई कि आप चाहे किसी भी कास्ट हो, चाहे कितने भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर हो आपके, चाहे कितना भी इन्फ्लेटेड एगो हो, यू आर नॉट एबव द लॉ एंड एवरीबडी इज इक्वल इन व्हाट, इन द आइज ऑफ द लॉ। ये बात हाईकोर्ट ने बिल्कुल इनको कहा इनके जजमेंट, इनके केस में, और इनको 2,000 रुपये का जुर्माना ओबीसी सेक्शन 12 के अंदर और 2 महीने का इनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया था। अगर आप नहीं पूरा करते हो फाइन तो 2 वीक्स का अलग से इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। ये बातें तक तो ठीक थी, ये बातें बिल्कुल सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर पावर हाईकोर्ट को वो उन्होंने दिया, इसमें नथिंग इन रॉक। प्रॉब्लम ये था भी नहीं, मुद्दा इनसे कोई दिक्कत नहीं था, मुद्दा आगे उठा जो डिस्कशन हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया, आपको सजा मिल गई, ठीक है। बाकी इसके अलावा हाईकोर्ट ने जो कहा वो देखो, वी ऑल्सो डायरेक्ट द बार काउंसिल ऑफ द उत्तर प्रदेश टू टेक द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कंप्लेंट्स ऑफ श्री ओमकार सिंह यादव, जो आपके क्या नाम थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे एटा, the 2 earlier contempts referred in this judgment and to draft proceedings against him regarding what the professional misconduct. Under the rules of this court, the contemptor shall not be permitted to appear in the courts in the judgeship as eta until he purges at the contempt. ये जो लाइन है ना, ये लाइन डिस्कशन का टॉपिक बना। ये डिस्कशन का टॉपिक कैसे बना वो देखो, सेक्शन 34 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट अगर आपको याद हो, पावर देता है हाईकोर्ट को कि वो रूल्स बना सकता है अपने हाईकोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कि राइट टू अपीयर, जो हरीश उपल का केस मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, क्या पावर होता है या नहीं होता है। हाईकोर्ट के पास पावर है कि किसी भी एडवोकेट को अपने कोर्ट रूम में और अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कोर्ट रूम में अपीयर होने से रोक सकता है। ये पावर सेक्शन 34 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसी केस की बात, इसी रूल्स की बात कर रहा हूँ, इसी सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने उनको रोका कि आप हमारे कोर्ट रूम में तो छोड़िए, एटा के किसी भी कोर्ट रूम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपीयर नहीं हो सकते। ये बात साफ साफ कही गई, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया, आगे भी कहा गया दैट द रजिस्ट्रार जनरल शैल ड्रॉ द ऑर्डर एंड कम्युनिकेट टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और द उत्तर प्रदेश, और इनके पास 2 महीने का ऑब्वियसली ऑप्शन है कि आप चाहो तो अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हाईकोर्ट ने कही, ओके। अब ये जो मुद्दा उठा ना कि अपीयर, आपको एक मैं बता देता हूं, प्रवीण सिंह शाह का केस पर्जिंग का बताया था मैंने आपको, और विनय चंद्र मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस जिसमें मैंने आपको बताया था, हरीश उपल का भी केस मैंने आपको बताया था। राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन द कोर्ट रूम इज समथिंग जिसका पावर किसके पास है, अंडर आर्टिकल सेक्शन 34 हाईकोर्ट के पास और 145 में सुप्रीम कोर्ट के पास। वो रूल्स बना सकते हैं दोनों और अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस और आर्टिकल्स में कि आप हमारे कोर्ट रूम में नहीं आ सकते अगर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज। और इन्हीं कोर्ट के पास पावर भी है कि वो किसी को अलाउ भी कर सकते हैं, अगर वो एडवोकेट नहीं है तो कोर्ट रूम में अपने आप को बचा भी सकता है अंडर सेक्शन 32। अगर आप सबको सब याद है तो मैंने सबको बता रखा है आपको ये बातें। जो एडवोकेट नहीं होता है वो भी कई बार अपीयर हो सकता है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। ये बातें अपनी जगह हैं। अब राइट टू प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट रूम, इन द कोर्ट रूम और बिफोर द कोर्ट, और उस कोर्ट प्रेमिसेस में घुसना, ये दोनों अंतर चीज है। उस पूरे कोर्ट प्रेमिसेस में इंटर होना, अपने चैम्बर में जाकर काम करना, ये पावर स्टेट बार काउंसिल के पास है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। कोर्ट रूम में घुसना और उनमें प्रैक्टिस करना, उनमें अपीयर होना, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने इनके स्टेटमेंट को ठीक है बोला कि हम आपके इस जजमेंट को मानते हैं, आपके खिलाफ मानते हैं कि चलो आपको दिक्कत है, आपके इम्प्रिजनमेंट को हम साइड कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर एज। बट इसके अलावा ये कहना कि उन्होंने जो हाईकोर्ट ने पावर दिया उसके पास अधिकारी नहीं, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आपको अपीयर नहीं होने देंगे, इस स्टेटमेंट के साथ हम अग्री नहीं करते हैं। और इसके अलावा 2-3 बातें और डिस्कस की कि क्या जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एग्जाम्पल जिसके पास लगा हुआ है, जो इस तरह का एग्जाम्पल है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, क्या उसकी इनरोलमेंट रद्द की जा सकती है, क्या उसको इनरोल होने पड़े, मतलब उसको इनरोल होने दे सकते हैं। ये सारे डिस्कशंस किए गए। तो इसके लिए सेक्शन 24A को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24A कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट, कोई भी पर्सन एज एन एडवोकेट स्टेट रोल में इनरोल नहीं हो सकता यदि वो कोई मोरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस का कन्विक्टेड है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई। पहले देखो, उनको प्रेमिसेस में घुसने से मना कर दिया गया। इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली स्टे, बाद में 2013 में केस आई थी ना, तो स्टे कर दिया था कि आप चलो ठीक है जा सकते हो। बाद में फिर से उनको कह दिया कि आप नहीं जा सकते। अब इसके ऊपर पूरी डिस्कशन वापस अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, बहुत लोगों ने मिलकर इसके ऊपर डिस्कशन किया। पूरा का पूरा केस वापस स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट हुआ कि आखिर जिसके ऊपर ऐसा कोई एग्जाम्पल चल रहा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, क्या उसको हम एडवोकेट में इंटर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को डिस्कस किया जा रहा था। तो कहा कि देखो, वैसे तो ये कहता है कि कोई भी पर्सन एडवोकेट नहीं बन सकता है, मतलब इनरोल नहीं हो सकता है, पर क्या जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उसके ऊपर सेक्शन अप्लाइड होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होगा। इतना बस आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि यू विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ यू आर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ व्हाट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। आप एज एन एडवोकेट इन्वॉल्व होने लायक ही नहीं हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 24A के अंदर। तो आज तक जो सेक्शन टिल द जजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, जो जजमेंट के आने के पहले तक जो दिन था, वहां तक क्या होता था कि सेक्शन 24A के अंदर वही लोग नहीं इन्वॉल्व हो सकते थे जो इन्वॉल्वमेंट होने से पहले कुछ ऐसा काम करके बैठे हुए हैं। जो इन्वॉल्व होने के बाद भी अगर ऐसा कुछ करते थे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं था। 2 साल के बाद आप रिलीज हुए तो आप हो सकते हो, या जो भी हो आपका मिसकंडक्ट का आपने सजा पूरा कर लिया हो सकते हो। पर यह चीज इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा नहीं है। जो एडमिट होने के बाद भी अगर ऐसा कोई मोरल टर्पिट्यूड वाला ऑफेंस करता है ना, उसको भी हम चाहें तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फॉर इनरोलमेंट। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा, पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स ऑफ फॉर मिसकंडक्ट। सेक्शन 35 की डिस्कशन क्या हुई, हाईकोर्ट ने कहा था कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एक्शन लेगी इनके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पावर तो है, चलो इन्होंने हमने सजा सुना दी, पर मिसकंडक्ट में पावर हाईकोर्ट के पास नहीं है। किसके पास पावर है? बार काउंसिल के पास पावर है। तो स्टेट बार काउंसिल ने एक्शन ही नहीं लिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक्शन नहीं लिया इनके ऊपर। तो बात कहां पहुंची? सुप्रीम कोर्ट में, कि इतने साल हो गए, 10 साल हो गए जजमेंट आए, 2006 से 2016 हो गया, 13, 15, 16 हो गया, आज तक कोई जजमेंट नहीं, आज तक कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। हाँ, ये अभी तक कोर्ट रूम में जाते नहीं थे, इनको कोर्ट रूम में जाने से मना कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने एक वर्ड उसमें ऐड किया था, अनलेस यू पर्ज योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को कंप्लीट माफी नहीं कर लेते ना, इन द सेंस कि कोर्ट रूम में जाकर आप प्रॉपर रिटर्न में आप माफी नहीं मांगते, आप सॉरी नहीं बोलते, अपने आप को आप दोष मुक्त नहीं करते, हमारे कोर्ट रूम में आप अपीयर नहीं हो सकते आप, अनटिल और अनलेस यू पर्ज योरसेल्फ। पर्जिंग का एग्जांपल मैंने आपको प्रवीण सिंह शाह के केस में बताया था कि जब तक आप अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर लो, आप हमारे कोर्ट रूम में नहीं आ सकते। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो एक्शन लिया नहीं इनके ऊपर 10 साल तक, तो बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल बात कर रहे थे इसके ऊपर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन ही नहीं ले रही 10 सालों से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन नहीं लेती है अंडर सेक्शन 35 ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और हम क्या बोलते हैं एडवोकेट्स एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो भी पावर रहेगा कि वो एक्शन ले सकता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया इसमें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वो केस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है हम आपकी लाइसेंसिंग रद्द नहीं कर सकते, पर जरूरत पड़ा तो हम खुद भी अपना सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ। ये बात आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। तो सुओ मोटो एक्शन इस केस में लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था इस केस में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए उनको कंटिन्यू किया उनके सस्पेंशन को। अनलेस और अंटिल यू पर्ज योरसेल्फ यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द व्हाट द कोर्ट रूम। ये बात देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में कहा था, सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट सेंडिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द बार काउंसिल एंड पासिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। कोर्ट अगर चाहे तो ले सकती है सुओ मोटो, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार बार कोर्ट के कहने के बाद भी एक्शन नहीं लेती अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। तो सेक्शन 38 के अंदर पावर किसके पास चला जाता है? फिर सुप्रीम कोर्ट के पास राइट टू अपीयर, अपील है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने का अधिकार है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद। पर अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन ही नहीं ले रहा, डिस्पाइट बार बार कह रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट, या हाईकोर्ट मान लो स्टेट बार काउंसिल को कह रहा है, तब भी तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो भी पावर है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्शन लिया और इनको इसका सजा भी सुनाई गई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, कि जब तक आप पर्ज नहीं करोगे आप कोर्ट रूम में अपीयर नहीं हो सकते, जिसका फुल पावर सेक्शन 34 के अंदर किसके पास है? हाईकोर्ट के पास, 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास। आपको अपने चैम्बर जाइए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, पर आप कोर्ट रूम में अपीयर नहीं हो सकते। ये बात साफ साफ इसमें कही गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बहुत ही ज्यादा डिस्कस हुआ था एरिना में, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। आर के आनंद का केस देखो, आपको याद हो तो उस केस में सारा कुछ मैंने बोला था। फर्दर इन द एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 38 ऑफ द एडवोकेट एक्ट बी डायरेक्ट दैट द लाइसेंस ऑफ द अपीलेंट will stand suspended for a period of 5 years. He will also remain debarred from appearing in the courtroom of the district court ETA even after 5 years unless he purges himself of contempt in the manner laid down by this court in the Bar Council of India case और आर के आनंद केस। हम आपका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार ठीक है हमारे पास नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर सुओ मोटो पावर तो है। हम आपको जब तक आप पर्ज नहीं करोगे आपका लाइसेंस रद्द करते हैं, भले ही वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है, पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर ले ही नहीं रहा एक्शन तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो भी एक्शन है कि वो रद्द कर सकता है लाइसेंस। इस तरह स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में कहा गया था। तो अगर ये कोई कहे कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है लाइसेंस रद्द करने का, यह स्टेटमेंट अपने आप पे 100% ट्रू नहीं है। अगर बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है बार काउंसिल को, उसके बाद आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस का भी उसके केसेस में भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि सुओ मोटो एक्शन लेके लाइसेंस रद्द कर देगा, और ये भी ऐड कर देगा अनलेस यू पर्ज योरसेल्फ, आप अपने आप को अपीयर नहीं होने देंगे आपको कोर्ट रूम में। सेक्शन 34 सेक्शन और आर्टिकल 145 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी।
बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। मैंने आपको एक एक बात बता दिया जो कि इंपॉर्टेंट था इसको याद रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक्स फॉर, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।